प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम राष्ट्रीय अस्मिता की बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। जैसे हमारे लिए सामाजिक और धार्मिक महत्व है, वैसा ही महत्व हमारे राष्ट्र का भी है। राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र है तो समाज है, राष्ट्र है तो परिवार है। इसलिए हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए इस आर्यावर्त का, इस हिंद का प्रत्येक नागरिक अपना आत्म बलिदान देने को हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहता था। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन करने के लिए 4 वर्णों में से क्षत्रियों के कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा का सारा दायित्व रहता था। उनके खून में राष्ट्रीयता झलकती थी। देशभक्ति और देश प्रेम उन लोगों के खून के कतरे कतरे में नजर आता था। वो लोग सीमा पर जाकर यदि वीर गति को प्राप्त भी हो जाते तो उनके घरों में उत्सव का माहौल होता। वीर गति को प्राप्त हुए ऐसा मानकर उनके यहाँ पर उनके परिवारजन उत्सव और महोत्सव मनाते और अपने आप को गौरवान्वित समझते। हमारे राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए जैनाचार्य कालकश्री महाराज ने एक इतिहास रचा था। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्राचार्य सूर्यश्वर जी महाराजा ने और रणनीति नामक एक ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। सैकड़ों राजाओं के हजारों मंत्री जैन थे और उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने जीवन का हमेशा हमेशा के लिए बलिदान दिया। महामंत्री कल्पक से लेकर सकडार तक वस्तुपाल, तेजपाल आदि मंत्रियों ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया। इस देश में अनेक राजा महाराजा हुए। राष्ट्रभक्ति के लिए भामाशाह नामक जैन ओसवाल ने महाराणा प्रताप के सामने अपना अकूट धन भंडार समर्पित कर दिया और महाराणा प्रताप को बहुत बड़ा उन्होंने बल प्रदान किया था। मगधेश्वर सैनिक, परमार्थ महाराजा कुमारपाल, महाराजा खारवेल, चंड प्रद्योतन, महाराज उदयन आदि सैकड़ों राजाएं इस देश की अस्मिता को और देश की मूल्य निष्ठा को बचाने में अपना योगदान दे चुके हैं। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास ही उठाकर देख लो। पूरे 50,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून से आजादी को प्राप्त की है। आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। आजादी को पाने के लिए देश के 50,000 लोगों ने अपना आत्म बलिदान दिया। नाना फडणवीस, वीर सावरकर, पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, नाना साहेब पेशवा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह आदि कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए अपना आत्म बलिदान दिया। हम जब राष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं तो मेवाड़ के राणा वंश को तो याद करना ही पड़ेगा। महाराणा प्रताप के वंशज बापा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह आदि राणाओं ने अपने जान की परवाह किए बिना विदेशियों को और परदेशियों को इस देश से हकाल दिया था, इस देश से खदेड़ दिया था। उन्हें इस देश में अपने पैर नहीं जमाने दिए। एक राणा सांगा की बात करता हूं। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे। वो एक हाथ बिना का और एक आंख से काना था। उसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था।
और युद्ध मैदान पर उसके शरीर पर उसे 80 घाव लगे, मगर उन 80 घावों की परवाह किए बिना राणा सांगा जब शत्रु सेना पर आक्रमण करता है तो वो अकेला शत्रु सेना पर भारी पड़ा। शत्रु सेना चिल्ला उठी, चीख उठी और चित्कार करके और रण मैदान से भाग गई। ये तो इस भारत का दुर्भाग्य है कि उसके मंत्री शिलादित्य ने उसके साथ धोखा किया और राणा सांगा युद्ध हार गया। वरना किसी परदेशियों की कोई शक्ति नहीं थी कि वो राणा सांगा को पराजित कर सके। महाराणा प्रताप की जिंदा दिली शहंशाह अकबर को भी नतमस्तक कर गई। जब महाराणा प्रताप के मृत्यु के समाचार दिल्ली के दरबार में जब शहंशाह अकबर को मिले तो क्षण भर के लिए उसकी आंखें भी नम हो गई और उसका भी मस्तक झुक गया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। ये उनकी अस्मिता थी। वो अपनी अस्मिता की रक्षा करना अच्छी तरह से जानते थे। महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर विदेशी आक्रमणखोर अलेक्जेंडर और सिकंदर जैसे बादशाहों को हमारी इस भूमि पर पैर नहीं जमाने दिए और उनको तक्षशिला से आगे नहीं बढ़ने दिया और वहीं से उनको खदेड़कर उनको विदेश भेज दिया, उनको अपने धाम पर पहुंचा दिया। क्या बात करूं आपको हमारे देश की अस्मिता की, क्रांति। अब जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं वो राष्ट्र भी अब राष्ट्र नहीं रहा, वो अखंड भारत नहीं रहा। इस भारत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, भारत भी खंड खंड हो गया। हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, मगर आज जो हमको मिला है आज़ादी में वो तो इंडिया है, वो इंडिया है, हमारा पुराना भारत नहीं है। क्रांतिकारी भगत सिंह के समय में ये संपूर्ण भारत एक था और उस समय अखंड भारत हमारे एक राष्ट्र के रूप में हमको मिला था। मगर हमारे ही कुछ इस भारत माता के कुछ बिगड़ेल बेटियों ने इस देश को लूटा और लूट करके इस देश को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत माता रो रो कर चिल्ला रही है, उसका चीरहरण किया जा रहा है, कोई उसे देखने को या सुनने को तैयार नहीं है। बस सबको अपना घर भरने में रस है। इन राष्ट्रीय नेताओं की स्थिति इतनी खराब हो गई, क्या बताऊं आपको। अगर भगत सिंह अभी जिंदा होते, चंद्रशेखर आज़ाद अभी जिंदा होते तो शायद वो अफसोस व्यक्त करते कि हमने जिन लोगों के लिए अपने प्राण की बाजी लगाई वो ऐसे गद्दार लोग निकले। मर गए कई लोग मर गए वोटों के लिए, मर गए कई लोग नोटों के लिए, कई लोग मर रहे हैं 2 गज जमीन के टुकड़ों के लिए। अगर भगत सिंह जिंदा होते तो चंद्रशेखर आज़ाद से पूछते कि यार हम किन कमीनों के लिए मर गए। देश की स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी खराब है। आज खंडित भारत स्वतंत्रता के रूप में हमें प्राप्त हुआ। 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री भाषणबाजी करते हैं और पूरे देश में उत्सव और महोत्सव का माहौल रहता है। मगर खंडित भारत को पाकर के और लेना तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हिजड़ों की बारात में जाने जैसी मूर्खतापूर्ण ये कार्य हो रहा है। मगर हमें ये होना था वो तो हो चुका है। मगर इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस राष्ट्रीय मूल्यनिष्ठ राजनीति को बचाने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। अगर राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र है तो समाज है। अगर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे की जगह
अगर पाकिस्तान का हरा झंडा लहरा जाए तो सारे हिंदुओं की सुन्नत हो जाएगी और सारे हिंदू मंदिरों को मुस्लिम मंदिरों में या मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है ये सब हो, उससे पहले हम जागें और जाग करके अपने कर्तव्य को अदा करें, अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। पुण्यवंतों, इस प्रवचनमाला में आगे हम अभी आपको संस्कृति का शंखनाद इस विषय पर कई बातें अभी बताना चाहते हैं, आगे बताएंगे।